चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पहला आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट के सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग करके हमको ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण को हल करना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। और ये कह रहा है कि 6x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ऐसे सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे आपका इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण की जो फॉर्मेट होता है इसे तुलना करने पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिए हुए समीकरण को स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ता है। दिए हुए समीकरण को हम किससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। अब चलिए इससे तुलना कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको आया है कि 6x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 स्टूडेंट ठीक है। चलिए इसे तुलना करेंगे। इससे तो क्या हो जाएगा ax² और प्लस bx प्लस c बराबर 0 यही तो चीज़ दिया है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसका तुलना करेंगे तो आप ही बताइए क्या निकलेगा तुलना करने पे। अब तुलना कर रहे हैं स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे x² से x² कट गया था a बराबर क्या आ गया 6 और x से x कट गया था b बराबर क्या आ गया -7 और c बराबर क्या आ गया -5। तो यहाँ a और b और c का वैल्यू ज्ञात हो गया। और जब a और b c का वैल्यू ज्ञात हो गया तो हम सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र का प्रयोग क्या होता है तो सूत्र इसमें द्विघात समीकरण हल करने के लिए कौन सा सूत्र लगाता है श्रीधाचार्य नियम। और कौन सा नियम ये होता है कि x बराबर -20 अब प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसको लगाना है। तो सिंपल चलिए रखते हैं। यहाँ पे सिद्धाचार्य नियम आ गया। इस सिद्धाचार्य नियम बस आपको रखना है। तो दिया है x बराबर माइनस लगा है माइनस b का वैल्यू कितना दिया -7 यहाँ पे लिखेंगे -7 और प्लस माइनस फिर दिया है -b मतलब कि 7 - 7 का होल स्क्वायर फिर माइनस है माइनस लगा देंगे 4 फिर 4 a का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट 6 तो 6 लगा देंगे और c का वैल्यू कितना दिया -5 तो -5 लगा देंगे और बटे में स्टूडेंट यहाँ पे 2 और गुणे a दिया है तो a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 6 तो 6 उतार देंगे। ठीक है, आप सिंपली इसको हल कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से x बराबर माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +7 और फिर प्लस माइनस यहाँ पे देखिए -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 फिर माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर 6 5 6 30 और 30 में तब हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और बटे में 6 दूनी के 12। अब इतना आ गया स्टूडेंट। तो देखिए अब आगे करना आपको क्या है यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 और प्लस माइनस इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 9 और 4 2 6 169 बटे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इसको सोल्यूशन करके चलिए यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 7 और प्लस माइनस 169 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 13 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा 12 तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 7 और प्लस माइनस यहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा तो सिर्फ 13 निकल जाएगा। ठीक है, अब बटे में आप क्या बच गया 12 बच गया। अब सिंपल अब तो हल ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्लस लेने पे एक माइनस लेने पे तो x बराबर एक बार हम लोग प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 13 बटे 12 और एक बार हम माइनस लेंगे तो x बराबर 7 माइनस 13 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपली आपको करना स्टूडेंट यह है कि यहाँ से कर लीजिए तो x बराबर 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 बटे 12 हो जाएगा। काट दीजिए तो 2 से कटाएंगे तो 2 दाम में 10 और 2 6 12 फिर 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 और 2 3 6 ये कितना आ जाएगा 5 बटे 3 आ जाएगा। ऐसे सोल्यूशन करके तो x बराबर -6 बटे कितना आ जाएगा 12 इसे कटाएंगे तो -1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप देखिए इसे सोल्यूशन और करना चाहेंगे इसे कटाना तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 और 2 बचेगा फिर 2 बटे 3 तो 1 सही 2 बटे 3 लिख सकते हैं 3 कम 3 3 2 5 तो इसे हम 1 सही 2 बटे 3 भी लिख सकते हैं या -1 बटा 2। तो देखिए यहाँ पे समीकरण का हल ज्ञात करना था तो हल 2 निकल गया। एक x बराबर 1 सही 2 बटे 3 निकल गया। एक x बराबर क्या -1 बटे 2 निकल गया। तो देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और ये पूछे भी गया है क्वेश्चन तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पहला आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि चित्र में DE समांतर BC जो ये DE रेखा आपको दिखाई दे रहा है वो BC के क्या है समानांतर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि AD बराबर x हो और DB बराबर x - 2 और AE बराबर x + 2 तो EC बराबर x - 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो DE है वो BC के समानांतर दे रखा है। AD बराबर x अब जो AD है वो कितना दे रखा है x हम यहाँ लिख देंगे AD बराबर
एक्स, फिर डी बी जो दिया है वो डी बी एक्स माइनस 2, तो डी बी जो ये आपको दिखाई दे रहा है दिया है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 लिख दिया। फिर ए ई बराबर एक्स प्लस 2, ए ई बराबर क्या दिया है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है ई सी जो है ई सी वो दिया है एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हल होगा, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ होता है उसको आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, देखिए इस लाइन को आराम से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर लिखना पड़ेगा तभी एग्जाम्पल आपको समझ पाएगा कि हाँ आपने क्या व्यक्त किया है। त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समांतर अनुपात में बांटती है, ठीक है। शेष भुजाओं को समान ऐसे लिख सकते हैं, समान अनुपात में बांटती है, तो लिखना ही पड़ेगा, किसी कीमत पे आपको लिखना पड़ेगा तभी तो एग्जाम्पल समझ पाएगा कि हाँ क्या चीज़ कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, मतलब देखिए इस भुजा के समांतर ये रेखा खींचा गया है, तो शेष भुजाओं जो ये शेष भुजा दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी अपने में समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। ये नियम होता है, ठीक है। चलिए तब ये नियम होता है तो हम जाहिर से कह सकते हैं कि जो ए डी है, ए डी बटा में क्या हो जाएगा डी बी हो जाएगा स्टूडेंट, और बराबर एक क्या हो जाएगा ए ई बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे ई सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए डी बटा में आपका क्या हो जाएगा डी बी, और ए ई बटा में क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, तो ये भी अपने समान भुजाओं में बांटने लगेगा, ठीक है। अब सिंपल करना क्या, हमको सबको मालूम है ए डी हमको एक्स दे रखा था, डी बी कितना दे रखा था एक्स माइनस 2 दे रखा था, बराबर ए ई कितना दे रखा था एक्स प्लस 2 दे रखा था, और ई सी कितना दे रखा है एक्स माइनस 1 दे रखा था। सिंपल, अब इसको हल कर दीजिए, तो हल कीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स में एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 को गुणा करेंगे तो एक्स बराबर, इसको हल कीजिए तो देखिए एक्स माइनस, देखिए इसका गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 2 गुणे एक्स प्लस 2, ये ना हो गया। तो फार्मूला बन गया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब रहता है तो किसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। तो सिंपल, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए तो हो जाएगा माइनस एक्स बराबर इधर माइनस 4, और माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल, तो एक्स का वैल्यू पूछा था, एक्स का वैल्यू आ गया आपका क्या 4, यही हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूँ आप लोगों को, ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने क्लियर कर लिया बहुत अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब हर साल इस प्रकार के क्वेश्चन एक ही जरूर दे देगा आपको, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचा इसको करा लूँ ताकि आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है क्लियर हो सके। कह रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल बहुत है कि टेन ए बराबर आपको दे रखा है कॉट बी, और टेन ए बराबर कॉट बी देकर कह रहा है कि बताइए कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश दिखाइए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए टेन ए है ना, तो देखिए टेन ए को टेन ए लिखिए, ठीक है। देखिए इस कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट बी को हम आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट टेन 90 माइनस बी अंश, क्योंकि स्टूडेंट ये फार्मूला होता है कि टेन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। चाहे आप कॉट थीटा को ये लिख सकते हैं, तो ये बताइए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस बी कॉट भी नहीं हो सकता है, तो कॉट बी को क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ये आपका ये हो गया कि यहाँ 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए तो आपको बचेगा क्या ए बराबर 90 माइनस बी बचेगा, यही तो बचेगा। अब सिंपल हो गया ए माइनस बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी, अब बराबर बचेगा 90 अंश, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल, ए प्लस बी बराबर 90 अंश, हेंस प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे क्वेश्चन है लेकिन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा में नो डाउट आपको होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अब बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, इसको भी हम लोग कर लेंगे आसानी से। कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां में दो संबंधित 3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तुरंत आप आंसर बताइए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं मुझसे पहले आपको इसको आंसर बताना, ठीक है, कि दो वृत्तों की परिधियां इतना अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट 2 परिधि दिया है, मान लीजिए कि 2 वृत्तों की परिधि, एक वृत्तीय है एक वृत्तीय है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि की क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं 2 पाई r होता है। तो 2 वृत्त है तो इसकी त्रिज्या r1 मान लीजिए, तो 2 पाई r
R1 हो गया और इसकी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा। तो दो वृत्तों की परिधि आपको दे रखा है और इनका अनुपात 2 संबंधित दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग पहला वृत्त का परिधि क्या है 2πr1 और बटे में इसको क्या कर देंगे 2πr2 कर देंगे। तो दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात हो गया जो कि कितना दिया है 2/3 दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अनुपात को इसमें चेंज कर सकते हैं ना, 2/3 दे दिया है। तो यहाँ से आराम से देखिए 2π से 2π कैंसिल, तो बच गया R1 बटे में R2 बराबर कितना 2/3, ठीक है। तो R1 की वैल्यू 2 हो गया, R2 की वैल्यू 3 हो गया। तो सिंपल। अब पूछा क्या वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टूडेंट है। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है πr स्क्वायर होता है। तो जैसा कि R 2 बार दिया तो इसको R1 मान लेते हैं, तो πr1 स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो πr2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई और नहीं तो यहाँ से कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो सिंपल सा बचेगा R1 का स्क्वायर और बटे में R2 का स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। तो सिंपल R1 की वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। R2 का वैल्यू दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे 9। तो सिंपल इसमें करने वाली क्या 4 संबंध 9, ये किसका अनुपात आ जाएगा तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा भी टाइम स्पेंड करना ही नहीं है, ठीक है। तुरंत आएगा तुरंत इसको सोल्यूशन कर देना, इसमें कौन सा बड़ी बात है। वृत्त की परिधि दे रखा था, क्षेत्रफल पूछा, आसानी से लगा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सरल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और चौथा क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि एक अवयव मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 और दूसरा दिया समीकरण 8x + ay = 4 के अनंत अनेक हल प्राप्त होंगे। क्या अनेक हल प्राप्त होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और सबसे पहले आपको समीकरण जो दिया रखा है उसको हम लोग देखेंगे। दिया आपका ax + 2y = 2, एक पहला दे दिया है और दूसरा दिया 8x + ay = 4, ठीक है। तो सिंपल देखिए करना आपको क्या है इस तरह को। तो सिंपल आपको करना है चीज़ कि पहले इसको इस तरह लिखिए ax + 2y + 2 इधर आएगा तो -2 = 0 आया हो जाएगा 8x + ay और +4 इधर आएगा तो -4 = 0। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करने के लिए बोला है और कह रहा है कि अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें तुलना करना पड़ेगा किससे, तो ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 समीकरण दिए थे, इसे a1 मान लीजिए, इसे b1 मान लीजिए, इसे c1 मान लीजिए और यहाँ पे a2x मान लीजिए और b2y मान लीजिए और +c2 = 0 मान लीजिए। इतना तो जानते हैं यहाँ पर, इसमें क्या सोचने समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1 = a निकल जाएगा और b1 = 2 निकल जाएगा और c1 = -2 निकल जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा स्टूडेंट a2 = 8 निकल जाएगा और b2 = a निकल जाएगा और c2 = -4 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ a b c के वैल्यू सब निकल गया। तब कह रहा है कि अनंत हल होंगे। तो अनंत हल का मतलब क्या होता है कि जब a1/a2 बराबर होने लगता है b1/b2 के और ये बराबर होने लगता है c1/c2 के, तभी क्या होता है अनंत हल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल हमको करना है क्या है, इसको रख देते हैं। a1 की वैल्यू क्या है a और a2 की वैल्यू कितना आया 8, तो ये 1/8 हो जाएगा। b1 की वैल्यू आया 2 और b2 की वैल्यू a आया था, यहाँ पे a रख देंगे बराबर c1 की वैल्यू कितना आया -2 और c2 की वैल्यू कितना आया -4, तो सिंपल ये रख देंगे। तो देखिए सिंपल आप तरीका कितना है इसका सॉल्यूशन करने का, आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका तुलना कर लेते हैं 1 और 2 का, तो क्या हो जाएगा a/8 बराबर 2/a। देखिए यहाँ पे a में 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा a² = 8 दूनी के 16, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो करड़ी में 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। तो सिंपल ये बराबर क्या निकल गया यहाँ स्टूडेंट से 4 निकल गया। अगर यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे भी तुलना कर सकते हैं। तो 2/a दिया है, ये दिया है -2/-4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2/a = 1/2, a में 1 का गुणा होगा तो a और 2 दूनी के 4, यहाँ पे भी 1 = 4 ही आ रहा, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल दोनों समीकरण से देख पा रहे हैं, तुलना करके हम हल करके दिखा दिया हूँ, दोनों ओर से ही 4 आ रहा है। नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट, ठीक है। 1 भी % की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत है 1% की दिक्कत नहीं, आसानी से आपने इन क्वेश्चनों को क्या किया सोल्यूशन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे सो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos² थीटा और प्लस cos² थीटा इंटू
काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि सीध करके इतना को सीध करके आपको काट स्क्वायर थीटा लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है। देखिए हम इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग समझते भी जा रहे होंगे, बहुत सिंपल है। तो LHS लेने पर मतलब इसको लेने पे, तो ये क्या है आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा, ये तो दे रखा है। देखिए कास स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कास स्क्वायर थीटा इसमें भी है, हम कॉमन ले लेते हैं। तब हम कास स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 1 और प्लस ये बच जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा बच गया। अब सिंपल अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जानते हैं आप लोग सर्व समीकरण से, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा इंटू आप कोसेक स्क्वायर थीटा किस में चेंज हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा में, फार्मूला होता है ना, जानते हैं आप लोग ना, सिंपल है। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा को गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला किसका बन गया कि फार्मूला क्या होता है कि कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा के बराबर। यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोला था कि आप सिद्ध करके यही लाइए। देखिए यहाँ पे आ गया तो सिंपल यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन मतलब हैंस प्रूव्ड हो गया और क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, चैनल पे। चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यह है, कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे की सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 100 विद्यार्थियों का आंकड़ा आपको दिया गया है। 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों का टेस्ट हुआ है मैथ का, और मैथ का पेपर कितने नंबर का 100 नंबर का है। और इसमें बताया गया है कि 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, 20 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, 36 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है और 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। इसी प्रकार 50 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3, 56 पाने के 2, 60 पाने वाले के 4, 70 पाने वाले के 4, 72 पाने वाले की स्टूडेंट 1 है, ठीक है स्टूडेंट। 80 पाने वाले की कितना है 1 है, और आपका 88 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है स्टूडेंट। 92 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 और 95 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आंकड़ा दे दिया है, हमें करना है कि अंकों का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट हम थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, इसके लिए हमें थोड़ा आपको सारणी बनाना पड़ेगा। और सारणी किस प्रकार बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्राप्तांक, क्या लिखना पड़ेगा प्राप्तांक लिखना पड़ेगा। अब प्राप्तांक किसे यक्स आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, यक्स आई से। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान समझना है। विद्यार्थियों की संख्या डिनोट करते हैं एफ आई से, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल टोटल हो जाएगा एक्स आई एफ आई हो जाएगा, ठीक है। अब यह सारणी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके नीचे आपको लिखना है सारणी में, ठीक है। मैं थोड़ा पेज को ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको सारणी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। अब प्राप्तांक में अब देखिए 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, तो कितनी है 1 है, ठीक है। आराम से आपको लिखना, घबरा कर नहीं, ठीक है। एक भी अंक गड़बड़ाया तो समझिए पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 20 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1, तो हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसी प्रकार 36 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की, देखिए 36 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, या सारणी में आप देख सकते हैं कितनी है 3 है, ठीक है। अब इसी प्रकार 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट 4 है, तो हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। आराम से सारणी को ध्यानपूर्वक देके करना है। 50 आइए 50 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 3 है, क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार 56 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2 है। फिर 60 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 4 है, 4 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा मैं और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक इतना, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। 60 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 हो गया। अब आइए 70 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 4 है स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ऊपर आइए 70 हो गया। अब बारी आई 72 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1 है। इसी प्रकार 80 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैं आपको देख के बता दूंगा ऊपर से, आप समझ लीजिएगा। 80 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की कितनी है 1 है, ठीक है। इसी प्रकार 88 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, तो 2 है। इसी तरह 92 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, 3 लिख देंगे। 95 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, 1 लिख देंगे, ठीक है, इतना। अब यह सारणी बनके बिल्कुल मेरी क्या होगी स्टूडेंट तैयार हो गया, ठीक है। अब यह तैयार हो गया पूरी सारणी हमको बनके। अब हमको एक्स आई एफ आई निकालना है। एक्स आई एफ आई मतलब कि दोनों को गुणा करना है। 10 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा,
इसी तरह यहाँ पे आइए 20 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 18 3 तो लिखे 9 10 108 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर आइए 40 में 4 को गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 160 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर गुणा कीजिए 5 3 15 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा स्टूडेंट। इसको हल करेंगे तो 6 दूनी के 12 5 दूनी के 10 के 11 कितना हो जाएगा 112 निकल जाएगा। इसको हल करेंगे तो 60 चौको 240 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर इसी तरह इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आइए, ठीक है 72, तब 72 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट 72 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आइए नीचे 80 में तब 1 का गुणा करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। इसी तरह 88 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। और 92 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 9 3 27 276 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 95 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह सारणी बिल्कुल प्राप्तांक आपको यहाँ पे दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ मैंने XI या फाइल निकाल दिया। अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या को कैसे लिखते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या टोटल लिखते हैं सिग्मा FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो आपका XI या फाइल निकला है उसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा XI FI लिखते हैं टोटल में, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है 30 है तो 30 रहेगी। चलिए एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं तो 1 1 2 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 4 18 4 22 1 23 23 1 24 24 2 26 और 26 4 30 टोटल कितना आ गया 30 30 रहेगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे सिग्मा XI FI टोटल इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, मैं समय बचाने के लिए इसको योग कर चुका हूँ स्टूडेंट, ये आएगा 1779 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 1779 आएगा स्टूडेंट, जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तब ये आंकड़ा हमको मालूम चल गया तो हमें पूछा क्या है अंकों का माध्य, ठीक है। तो अब देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा XI FI बटे में सिग्मा FI, यह होता है माध्य निकालने का। तो यहाँ सिग्मा XI FI कितना आ गया आपका 1779 आ गया है स्टूडेंट, और सिग्मा FI कितना है टोटल विद्यार्थियों की संख्या 30 है। अब यहाँ पे तब हम भाग देंगे स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 59.3, यह हो जाएगा आपका आंसर, और ये विद्यार्थी के अंकों का माध्य निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा रही है सम्राट अकेडमी पे स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।